केमिकल काइनेटिक्स हो गया है ना सबका, बना लिया क्वेश्चंस? अब बोल ही नहीं रहा है कोई। सर बनाए हैं सर, और बना रहे हैं, मतलब पूरा नहीं बना है। तो पूरा क्यों नहीं कंप्लीट किया अभी तक? कर लो जल्दी से जल्दी इसको कंप्लीट। ये सर कर लेंगे सर। चलो तो सरफेस केमिस्ट्री है ये, इसमें देखो ये पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है, ठीक है, इसमें कोई भी न्यूमेरिकल नहीं आएगा तो ये आसानी से। लेकिन इस चैप्टर में मस्ट है एनसीईआरटी, तुम लोग को रीडिंग मारना है, ठीक है, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन इस चैप्टर का रीड करना है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? नहीं तो क्योंकि एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है इस चैप्टर से, देखोगे प्रीवियस ईयर में डायरेक्ट क्वेश्चंस मिल जाएगा तुमको। इसमें एप्लीकेशन वाला पार्ट जो होता है इस चैप्टर में मेनली हम लोग पढ़ेंगे जो तुम लोग क्लास 8-9 में पढ़े होगे, 9-10 में कॉलॉइड के बारे में पढ़े थे ना, कॉलॉइड हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कॉलॉइड कितने टाइप्स का होता है, ठीक है, वहाँ पे तो सिर्फ बहुत बेसिक पढ़े होगे, कॉलॉइड का प्रिपरेशन कैसे करते हैं और बहुत सारे प्यूरिफिकेशन टेक्निक्स कैसा होता है कॉलॉइड का, ठीक है, फिर उसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होता है। फिर कॉलॉइड के बाद पढ़ना है प्रोसेस के बारे में, सबसे पहले तो पढ़ना है कि एड्सॉर्प्शन और एड्सॉर्प्शन दो फेनोमेना। चलिए जैसे ये नाम से ही इस चैप्टर में तुम लोग को दिख रहा होगा सरफेस केमिस्ट्री, मतलब हम लोग सिर्फ और सिर्फ उसी चीजों के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में जो कि सरफेस पे होता है, ठीक है, सरफेस फेनोमेनन से रिलेटेड जो है, ठीक है, फेनोमेनन ऑकरिंग एट द सरफेस, उसके बारे में डिटेल में करना है। ऑकरिंग एट द सरफेस, तो यहाँ पे सरफेस पे होता है फेनोमेनन, ये डिटेल में करना है कि जो सरफेस पे फेनोमेनन होता है तो क्या क्या उसके स्टेप्स होते हैं, कैसे सरफेस फेनोमेनन होता है, क्या क्या डिफरेंस होता है, ठीक है, कितने टाइप्स के हो सकते हैं सरफेस फेनोमेनन, ठीक है, वो सारा चीज हम लोग कवर करेंगे इसमें। तो यहाँ पे देखोगे कि मोस्टली हम लोग डील कर रहे हैं जो सरफेस फेनोमेनन है, तो देखोगे कि सरफेस फेनोमेनन जो होते हैं ना वो स्पॉन्टेनियस होते हैं। स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या हुआ कि अपने आप होता है, ठीक है, वहां पे मतलब कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाने का जरूरत नहीं है, ठीक है। सरफेस फेनोमेनन, जितने भी सरफेस फेनोमेनन होते हैं आर स्पॉन्टेनियस इन नेचर, वो स्पॉन्टेनियस होते हैं, खुद ब खुद ऑकर होते हैं। तो ऐसा क्यों देखा गया? तो इसका रीजन ये है कि जो भी सरफेस फेनोमेनन होते हैं, जो सरफेस पे जो मॉलिक्यूल होता है ना, उसमें देखा गया है कि सरफेस पे जो भी एटम्स हो या मॉलिक्यूल्स हो, उनका जो वैलेंसी होता है ना, या फिर उनपे जो फोर्सेस एक्ट कर रहा है वो अनबैलेंस्ड फोर्सेस एक्ट कर रहा है, ठीक है, वो चारों तरफ से इक्वली बैलेंस्ड नहीं होता है, ठीक है, जिसकी वजह से जो सरफेस पे एटम्स होते हैं या सरफेस पे जो मॉलिक्यूल होते हैं उनका एक उनके पास एक ना एक फ्री वैलेंसी हो जाता है, या फिर अनबैलेंस होने की वजह से उनके पास एक रेसिडुअल वैलेंसी हो जाता है, फ्री वैलेंसी भी उसको बोलते हैं, या फिर उसके पास एक ऐसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जिसकी वजह से वो दूसरे मॉलिक्यूल्स को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहे हैं हम, जैसे मेटल का कोई सरफेस, बहुत सारे रिएक्शंस पढ़े होंगे तुम लोग कि मेटल के सरफेस पे गैसेस अट्रैक्ट होते हैं, या गैसेस गैसेस का जो उसको एड्सॉर्प्शन बोलते हैं, वो हम लोग डिटेल में करेंगे अभी आगे। तो मेटल के सरफेस पे गैसेस एड्सॉर्ब हो रहे हैं आके, ठीक है। तो एक्चुअली क्या है, जैसे मान लो ये एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे Fe मेटल का सरफेस ले लिए हम लोग, ठीक है, तो इसमें मान लो Fe के एटम्स ये ऐसे अरेंज है, ठीक है। मेटालिक एटम्स तुम लोग पढ़े ही होंगे कि मेटालिक बॉन्डिंग है, मतलब एटम्स जो है बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं, इसमें सारे एटम्स एक दूसरे के कांटेक्ट में रहते हैं मेटल में, ठीक है, ये सारा सारे एक दूसरे के कांटेक्ट में, सारा नहीं ड्रॉ कर रहे हैं हम, जस्ट ये इस तरह से रहता है, ठीक है, ये कुछ इस टाइप का है। अब यहाँ पे हम लोग देखो कंसिडर कर रहे हैं कि ये वाला जो सबसे टॉप वाला जो लेयर है ना, ये सरफेस का लेयर है, ठीक है, उसके ऊपर कोई भी एटम्स नहीं है, जितने भी एटम्स हैं वो सारे नीचे हैं, ठीक है, वो सबसे टॉप लेयर है। तो टॉप लेयर में देखोगे कि ये सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं, ये टॉप लेयर है, ठीक है। बल्क लेयर और टॉप लेयर, ये वाला जैसे एटम है, तो ये है बल्क में। बल्क मतलब क्या हुआ, बल्क का मतलब क्या हुआ कि वो इंटीरियर में है, ठीक है, बीच में है। तो बल्क वाले जो एटम होंगे
तो बल्क वाले एटम्स में क्या होगा कि बल्क वाला एटम देखोगे कि वो चारों तरफ से इक्वली सारे एटम से बॉन्डेड है। जो ये बीच वाला जो Fe एटम सर्कल किए हैं, तो देख रहे हो इस डायरेक्शन से भी Fe फोर्स लग रहा है, इधर से भी लग रहा है, इधर से भी बॉन्ड बना हुआ है और नीचे भी। मतलब ये चारों तरफ से क्या है, ये इक्वली बैलेंस्ड है। लेकिन जो सरफेस वाला एटम है, देखो सरफेस वाले एटम पे देखो तीन ही डायरेक्शन से फोर्स लग रहा है, क्योंकि इसके ऊपर तो कोई एटम नहीं है। तो मतलब ऊपर वाला जो सबसे टॉप वाला जो लेयर होगा, उसका सबसे ऊपर वाला जो वैलेंसी होगा, वो तो बैलेंस नहीं होगा ना किसी एटम से, क्योंकि उसके ऊपर तो कोई लेयर ऑफ एटम है नहीं। तो मतलब उसका ऊपर वाला जो बॉन्ड है वो क्या रह जाएगा, फ्री हो जाएगा, फ्री वैलेंसी के फॉर्म में रहेगा, या रेसिडुअल वैलेंसी रहेगा या नहीं रहेगा, बताओ बोलो। हेलो, हेलो, रहेगा सर, आवाज आ रहेगा। रहा है कि नहीं, आवाज आ रहा है? हाँ हाँ। चलो ठीक है। तो इसी फ्री वैलेंसी, या इसको हम लोग फ्री वैलेंसी बोलते हैं या फिर रेसिडुअल वैलेंसी बोलते हैं। तो इसी फ्री वैलेंसी की वजह से जो होता है, ये सरफेस के लेयर्स क्या करते हैं, या सरफेस के एटम्स जो होंगे वो दूसरे मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करता है। ये बीच वाला अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि बीच वाला के पास कोई फ्री वैलेंसी नहीं है, वो चारों तरफ से इक्वली बैलेंस्ड है। लेकिन जो सरफेस वाला लेयर है वो अनइक्वली बैलेंस है, उस पर अनइवन फोर्सेस, मतलब अनबैलेंस्ड फोर्सेस लग रहा है। एक ऊपर के डायरेक्शन में ऐसा फोर्स लग रहा है जो कि बैलेंस नहीं है वो कहीं से भी। तो इसका मतलब उसी वैलेंसी की वजह से ये क्या करता है, दूसरे मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ वो अट्रैक्ट करता है। ठीक है, अपने सरफेस की तरफ वो खींचेगा, और जैसे ही दूसरा मॉलिक्यूल इसके सरफेस की तरफ अट्रैक्ट होगा, तो उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एड्सॉर्प्शन। ठीक है, जो सरफेस फिनोमिनन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं उसी को बोला जाता है एड्सॉर्प्शन। ठीक है, तो दो ऑफन कंफ्यूजिंग टर्म होते हैं। एक पहले एड्सॉर्प्शन पहली बार तुम लोग पढ़ रहे होगे, पहले एब्सॉर्प्शन पढ़े होगे। डी और बी का डिफरेंस है, समझ रहे हो? हेलो, अरे 1 मिनट रुको तो, हाँ चलो ठीक है। ठीक है, यहाँ पे दो टर्म आता है, दो टर्म यहाँ पे यूज करते हैं। एक टर्म है एड्सॉर्प्शन, और दूसरा टर्म है एब्जॉर्प्शन। ठीक है, ये दो कंफ्यूजिंग टर्म होता है। एब्जॉर्प्शन तो तुम लोग पहले पढ़े होगे, लेकिन एड्सॉर्प्शन पढ़े थे क्या? एड्सॉर्प्शन वाला टर्म सुने हो या नहीं सुने हो? फिर सुने हैं। चलो, तो यहाँ पे देखो, ये हम लोग इन दोनों का डिफरेंस भी हम लोग देखेंगे, कैसे ये दोनों आपस में रिलेटेड है, या इन दोनों में क्या डिफरेंस है इन दोनों टर्म में। सिर्फ देखो स्पेलिंग में एक जगह डी आ रहा है, एक जगह बी है, बाकी सारा चीज सेम। ठीक है, लेकिन दोनों बहुत ही डिफरेंट है। तो एक्चुअली यहाँ पे हम लोग सरफेस फेनोमेनन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो सरफेस फेनोमेनन में एड्सॉर्प्शन ही आएगा। तो एड्सॉर्प्शन के केस में देखोगे, पहले डिफरेंस ही देख लेते हैं इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो डिफरेंस के लिए यहाँ पे टेबल बना देते हैं, दोनों का सेपरेटली लिख लेते हैं। ठीक है, इसमें तो टेबल बनाते हैं यहाँ पे। ठीक है, दोनों सेपरेटली तुम लोग बना लेना। इधर लिख रहे हैं हम एड्सॉर्प्शन के बारे में, और इस साइड लिख रहे हैं एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो पहले डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या है, इट इज द फेनोमेनन, एड्सॉर्प्शन क्या है, इट इज द फेनोमेनन इन विच there is high concentration of gas or liquid on the surface in comparison to
द बल्क ऑफ द सॉलिड। ठीक है, ये बात समझ में आ रहा है। यहाँ पे हम लोग कंसिडर कर रहे हैं कि सॉलिड के सरफेस पे गैस या लिक्विड अट्रैक्ट हो रहा है। तो एक्चुअली एड्सॉर्प्शन एक सरफेस फेनोमेनन है, तो ऑब्वियसली जो गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे या लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होंगे जो अट्रैक्ट होंगे इसके सरफेस पे, तो अगर सरफेस फेनोमेनन है तो सरफेस पे ही तो उसका कंसंट्रेशन ज्यादा रहेगा ना, रादर देन बल्क ऑफ द सॉलिड। मतलब वो अंदर नहीं जाएगा, वो सरफेस पे जो गैस या फिर लिक्विड जो भी एब्जॉर्ब हो रहा है उसके सरफेस पे, तो उसका कंसंट्रेशन सरफेस पे ज्यादा होगा रादर देन या फिर एज कंपेयर टू बल्क ऑफ द सॉलिड। तो इस फिनोमिनन को हम लोग बोलते हैं एड्सॉर्प्शन। लेकिन एब्जॉर्प्शन में क्या होगा, ठीक है, कि इसमें जस्ट उल्टा होगा कि सरफेस पे कम होगा। और मतलब इसमें एक्चुअली एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि जो कंसंट्रेशन होता है गैस या लिक्विड का जो भी आ रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है सॉलिड के सरफेस की तरफ, तो ये पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है। मतलब थ्रू आउट द वॉल्यूम कहीं भी अगर चेक करोगे सॉलिड के थ्रू आउट द वॉल्यूम, तो कंसंट्रेशन जो होगा गैस या लिक्विड का वो यूनिफॉर्म होगा। ठीक है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग एब्जॉर्प्शन। तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन अगर हो गया तो वो एब्जॉर्प्शन कहलाएगा। और नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन अगर होगा, मतलब सरफेस पे अगर कंसंट्रेशन ज्यादा है एज कंपेयर टू बल्क, तो फिर उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। तो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन को डिफाइन कर रहे हैं, तो इट इज द फेनोमेनन इन विच particles of gas or liquid are uniformly distributed throughout the bulk of the solid। ठीक है, तो अगर पूरा वो गैस या लिक्विड के मॉलिक्यूल्स जो हैं या कंसेंट्रेशन जो भी कंसिडर करो, वो अगर थ्रू आउट द बल्क ऑफ द सॉलिड अगर वो पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, तो फिर उसको हम लोग बोलेंगे एब्जॉर्प्शन। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे लेते हैं हम लोग, जैसे इस केस में एग्जाम्पल अगर कंसिडर करो तो एब्जॉर्प्शन का एग्जाम्पल हो गया, सॉरी पहले एड्सॉर्प्शन का एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो सिलिका जेल, ठीक है, और प्लस वाटर। तो जैसे मान लो ये, सॉरी, ठीक है, सिलिका जेल प्लस वाटर है। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं, मान लो ये सिलिका जेल का ये ऐसे सर्कुलर टाइप का सरफेस बना रहे हैं। ठीक है, ये सर्कुलर टाइप का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। ठीक है, और इसमें क्या है, वाटर, ये वाटर वेपर के फॉर्म में है यहाँ पे। तो वाटर इसके, अगर ये एड्सॉर्प्शन फेनोमेनन है, तो एड्सॉर्प्शन में क्या होगा कि वाटर के मॉलिक्यूल्स जो होंगे ये इसके सरफेस पे जाके अट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इस फेनोमेनन को हम लोग बोलते हैं, ये है एड्सॉर्प्शन वाला फेनोमेनन। ठीक है, तो एड्सॉर्प्शन में एक्चुअली दो टर्म होता है, एक होता है एड्सॉर्बेंट, एक होता है एड्सॉर्बेट। ठीक है, जब भी एड्सॉर्प्शन की बात करेंगे तो यहाँ पे दो टर्म होता है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं। एक होता है एड्सॉर्बेंट, सॉरी एड्सॉर्बेंट है ये, और दूसरा होता है एड्सॉर्बेट। अब इन दोनों में बताना, तो यहाँ पे सिलिका जेल और वाटर में कौन एड्सॉर्बेट है और कौन एड्सॉर्बेंट है, बता सकते हो? किसको बोलेंगे हम लोग एड्सॉर्बेट और किसको बोलेंगे एड्सॉर्बेंट, बताओ तो। हेलो, हेलो, आवाज आ रहा है तुम लोगों को? हेलो, हेलो, हाँ सर आ रहा है। तो रिस्पॉन्ड क्यों नहीं करते हो तुम लोग?
यहाँ पे पूछ रहे हैं सिलिका जेल और वाटर में कौन सा सब्सटेंस जो होगा वो एड्सॉर्बेंट होगा और कौन सा सब्सटेंस एड्सॉर्बेट होगा। हाँ या नहीं, आता है या नहीं बताओ, फिर उसके हिसाब से बताएंगे ना। चलो देखो, एड्सॉर्बेंट होता है जिसके सरफेस पे एड्सॉर्प्शन हो रहा है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं एड्सॉर्बेंट। और जो मॉलिक्यूल्स आके एड्सॉर्ब हो रहा है उसको बोलते हैं एड्सॉर्बेट। समझ में आ रहा है ना? एक बार ध्यान से सुन लो, एड्सॉर्बेंट हम लोग किसको बोलेंगे, जिसके सरफेस पे एड्सॉर्प्शन हो रहा है उसको एड्सॉर्बेंट बोलते हैं। और जो मॉलिक्यूल्स आके अट्रैक्ट हो रहा है या जो अटैच हो रहा है उसके सरफेस पे उसको बोलते हैं हम लोग एड्सॉर्बेट। तो इस पर्टिकुलर एग्जांपल में सिलिका जेल क्या हो गया, एड्सॉर्बेंट हुआ या एड्सॉर्बेट हुआ? तो सिलिका जेल हो गया यहाँ पे एड्सॉर्बेंट, और H2O वाटर वेपर जो है ये हो गया एड्सॉर्बेट, क्योंकि वाटर वेपर इसके सरफेस पे आके अटैच हो रहा है। ठीक है, ये सारा वाटर वेपर है। तो ये एग्जांपल हो गया इसका। लेकिन अगर हम लोग एब्जॉर्प्शन का अगर एग्जांपल देखें तो ये ले रहे हैं CaCl2 प्लस H2O, ये एक एब्जॉर्प्शन का एग्जांपल है। मतलब यहाँ पे अगर कंसिडर करोगे तो यहाँ H2O जो है ये थ्रू आउट द बल्क अंदर तक ये पूरा क्या होगा, पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस जो है यहाँ पे वाटर पेपर सिर्फ सरफेस पे तुमको ज्यादा मिलेगा, अंदर भी मिलेगा बट कंसंट्रेशन कम रहेगा। यहाँ पे क्या है, वाटर जो है वो थ्रू आउट द बल्क ऑफ CaCl2 वो पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे एक टर्म हम लोग बोलते हैं, ये एग्जाम्पल हो गया एब्जॉर्प्शन का हो गया, और ये सिलिका जेल प्लस वाटर ये हो गया एड्सॉर्प्शन का। तो यहाँ पे एक चीज बोलते हैं हम लोग कि एब्जॉर्प्शन इज फॉलोड बाय एड्सॉर्प्शन। ठीक है, ये ध्यान रखना, क्योंकि एब्जॉर्प्शन होने के लिए सबसे पहले एड्सॉर्प्शन ही होना होगा ना। अंदर जाने के लिए सबसे पहले तो सरफेस पे ही आएगा तभी तो अंदर जाएगा वो। तो हमेशा ये ध्यान रखना कि एब्जॉर्प्शन इज फॉलोड बाय एड्सॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन इज फॉलोड बाय एडसॉर्प्शन। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, क्योंकि एब्जॉर्प्शन होने के लिए एडसॉर्प्शन होना जरूरी है। जब तक वो सरफेस पे नहीं आएगा तब तक वो अंदर नहीं जा सकता है। एक और है इसमें। ठीक है, पहले तो ये हम लोग देखे स्टेटमेंट क्या था इन दोनों का, ठीक है, डेफिनेशन क्या था। दूसरा पॉइंट हम लोग बात करते हैं कि एडसॉर्प्शन फेनोमेनन जो होता है इज रैपिड इन द बिगनिंग। ठीक है, एडसॉर्प्शन फेनोमेनन जो होगा शुरुआत जो होगा बहुत ही फास्ट होगा, रैपिड इन द बिगनिंग, and its rate becomes slow till equilibrium is achieved। मतलब शुरुआत तो बहुत ही फास्ट होगा, ठीक है, जब शुरुआत होगा तो रैपिड होगा बहुत रेट, लेकिन धीरे धीरे वो स्लो होते जाएगा। कब तक स्लो होगा, जब तक कि वो इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश नहीं हो चुका है, टिल इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड। तो ये हो गया एड्सॉर्प्शन के बारे में। लेकिन एब्जॉर्प्शन जो होता है ये यूनिफॉर्म रेट पे होगा। जब भी एब्जॉर्प्शन हो रहा होगा ये पूरे थ्रू आउट द प्रोसेस जो होगा ये यूनिफॉर्म रेट से चलता रहेगा। तो एब्जॉर्प्शन ऑकर्स एट यूनिफॉर्म रेट। ठीक है, तो ये डिफरेंस है एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में। क्लियर हो गया सबको? बोलो। यस सर। चलो, तो ये दोनों टर्म कंफ्यूजिंग होता है ऑफन। ठीक है, तो डिफरेंस अगर पूछा जाए तो ये दो डिफरेंस से एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, बेसिक डिफरेंस वही है कि एड्सॉर्प्शन में क्या होगा, सरफेस पे ही कंसंट्रेशन होगा ज्यादा गैस या लिक्विड का रादर देन सॉलिड में, रादर देन बल्क ऑफ द सॉलिड। लेकिन एब्जॉर्प्शन में क्या होगा, थ्रू आउट द बल्क ऑफ द सॉलिड कंसंट्रेशन यूनिफॉर्म होगा। ठीक है, दूसरा रेट ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड था। अब यहाँ पे दो तीन टर्म और होते हैं, एक होता है सॉर्प्शन। ठीक है, सॉर्प्शन, तो सॉर्प्शन एक्चुअली हम लोग बोलते हैं कि जहाँ पे एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन अगर दोनों हो रहा है, ठीक है, साइमल्टेनियसली, अगर दोनों फेनोमेनन साइमल्टेनियसली हो रहा है तो उसको हम लोग एक कलेक्टिव टर्म बोलते हैं, एक कंबाइंड टर्म बोलते हैं, उसको बोल देते हैं हम लोग सॉर्प्शन। ठीक है, तो सॉर्प्शन एक्चुअली क्या है, ये सारा कुछ कुछ टर्म्स हैं जो इस चैप्टर में
आते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो गया कि बोथ एड्सॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन, अगर दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली हो रहा है, ठीक है, तो इसको हम लोग एक कंबाइंड टर्म से बोल देते हैं सॉर्प्शन। इसी में एक आता है डीसॉर्प्शन। तो डीसॉर्प्शन मतलब क्या हुआ, रिवर्स ऑफ सॉर्प्शन, ठीक है, ये सॉर्प्शन का जस्ट उल्टा हो गया, रिवर्स ऑफ सॉर्प्शन। तो सॉर्प्शन में क्या हो रहा है कि एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों हो रहा है, लेकिन मतलब एड्सॉर्प्शन और मतलब जैसे लिक्विड या गैस के मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, पहले सॉलिड की तरफ अट्रैक्ट होंगे और वो फिर अंदर जाएगा। तो सॉलिड की तरफ अगर अट्रैक्ट हो रहे हैं तो वो एड्सॉर्प्शन हो गया, और वो अगर अंदर जा रहा है थ्रू आउट यूनिफॉर्म अगर हो रहा है तो वो एब्जॉर्प्शन हो गया। लेकिन इसी का जस्ट उल्टा अगर होगा, मतलब अंदर में जो ऑलरेडी गैस या लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं वो बाहर की तरफ निकल रहा है, तो उसको हम लोग डीसॉर्प्शन बोलेंगे, सॉर्प्शन का जस्ट उल्टा। तो वो हो गया डीसॉर्प्शन। इसी में एक टर्म आता है ऑक्लूजन, ठीक है। ये सारे कुछ कुछ टर्म्स हैं, ये सब डिसऑप्शन ध्यान। समझ नहीं आया। क्या चीज? डिसऑप्शन। डिसऑप्शन जस्ट सॉर्प्शन का उल्टा हो गया, मतलब जो मतलब पहले से अंदर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है वो बाहर निकलेगा, जो एड्सॉर्ब हो चुका है या एब्सॉर्ब हो चुका है वो अंदर से बाहर की तरफ जाएगा, ठीक है। यस सर। तो जो ऑलरेडी एड्सॉर्ब या एब्सॉर्ब हो चुका है ना, वो मॉलिक्यूल्स फिर वापस क्या होंगे, वो उससे बाहर निकलेंगे। तो वो वाला प्रोसेस क्या कहलाएगा, डिसऑप्शन। इसी में एक टर्म होता है ऑक्लूजन। ऑक्लूजन किसको बोलते हैं हम लोग, तो ये है द फेनोमेनन ऑफ एड्सॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन द सरफेस ऑफ मेटल, ठीक है। अगर किसी गैस मॉलिक्यूल का एड्सॉर्प्शन हो रहा है मेटालिक सरफेस पे, तो उसके लिए एक स्पेशल टर्म हम लोग यूज कर लेते हैं, वो है ऑक्लूजन, ठीक है। ऑन द सरफेस ऑफ ए मेटल इज कॉल्ड ऑक्लूजन, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो गैस मॉलिक्यूल्स अगर एड्सॉर्ब हो रहे हैं मेटल के सरफेस पे, तो उसको हम लोग एक स्पेशल टर्म बोलते हैं, ऑक्लूजन से रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जाम्पल जैसे प्लैटिनम के सरफेस पे हाइड्रोजन गैस एड्सॉर्ब हो रहा है, ठीक है, या फिर निकेल के सरफेस पे हाइड्रोजन गैस एड्सॉर्ब हो रहा है, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन में तुम लोग ये पढ़े होंगे। तो यहाँ पे प्लैटिनम जो है ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, ये है एड्सॉर्बेंट, और हाइड्रोजन गैस जो है ये एड्सॉर्बेट है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, तो ये सारे कुछ कुछ टर्म्स हैं जिसके बारे में जानना। चलो अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे एक्चुअली हम लोग इस चैप्टर में एड्सॉर्प्शन हुई डिटेल में पढ़ रहे हैं, क्योंकि सरफेस फेनोमेनन के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो सरफेस फेनोमेनन एड्सॉर्प्शन है जिसके बारे में यहाँ पे डिटेल में कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे कि टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन, एड्सॉर्प्शन के कितने कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है। बहुत सारा क्राइटेरिया होता है टाइप्स का, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन। ये टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन जो पहला हम लोग बता रहे हैं, ये ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन है, ठीक है। कंसंट्रेशन के बेसिस पे दो टाइप्स के होते हैं एड्सॉर्प्शन, एक होता है पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन और दूसरा होता है नेगेटिव, ठीक है। सेकंड है नेगेटिव एड्सॉर्प्शन। तो पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन किसको बोलेंगे हम लोग, ठीक है, ये ध्यान रखना कि इफ द कंसंट्रेशन ऑफ, ठीक है, ये हम डेफिनेशन लिख दे रहा है, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ एड्सॉर्बेट, ठीक है, इज मोर on the surface of the adsorbent, ठीक है, then in the bulk of the solid, then in the bulk of the solid। तो इसको बोला जाता है पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन, कि जो एड्सॉर्बेट मॉलिक्यूल है अगर उसका कंसेंट्रेशन सरफेस पे अगर ज्यादा होगा, ठीक है, सरफेस पे अगर ज्यादा होगा रेदर देन इन द बल्क ऑफ द सॉलिड, बल्क से अगर ज्यादा सरफेस पे कंसेंट्रेशन होगा तो उसको हम लोग पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन बोलते हैं। वही नेगेटिव एड्सॉर्प्शन क्या हो जाएगा कि सरफेस पे जो एड्सॉर्बेट का कंसंट्रेशन है वो कम है,
और बल्क में ही एड्सॉर्बेट का कंसेंट्रेशन ये ज्यादा हो गया, तो उसको हम लोग नेगेटिव एड्सॉर्प्शन बोलते हैं। ठीक है, ये डिफाइन नहीं कर रहे हैं नेगेटिव, वो जस्ट उसका क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये हम नेगेटिव एड्सॉर्प्शन का लिख नहीं रहे हैं, एग्जाम्पल एक एक ध्यान रखना दोनों का। पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन है, इसका एग्जाम्पल होता है पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन कंसंट्रेटेड केसीएल और प्लस ब्लड चारकोल। ब्लड चारकोल प्लस कंसंट्रेटेड केसीएल अगर लोगे तो ये एग्जाम्पल है किसका, पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन का। लेकिन यही अगर हम लोग नेगेटिव एड्सॉर्प्शन में क्या आ जाएगा, अगर ये कंसंट्रेटेड केसीएल की जगह अगर डाइल्यूट केसीएल ले लो, ठीक है, डाइल्यूट केसीएल प्लस ब्लड चारकोल अगर ले लोगे तो ये नेगेटिव एड्सॉर्प्शन है। ठीक है, ये ध्यान रखना, डाइल्यूट केसीएल प्लस ब्लड चारकोल ये नेगेटिव एड्सॉर्प्शन का एग्जांपल हो गया, और कंसंट्रेटेड केसीएल प्लस ब्लड चारकोल ये पॉजिटिव हो गया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, मतलब यहाँ से क्या हो सकता है कि अगर कंसंट्रेशन ऑफ एड्सॉर्बेट या फिर एड्सॉर्बेंट ये अगर चेंज हो जाए तो टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन भी वो चेंज हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना। अब इसमें एक और पॉइंट है, तो देखो यहाँ पे नोट करके लिख लेना है इसको, स्टेट ऑफ द एड्सॉर्बेट मॉलिक्यूल या फिर स्टेट ऑफ द एड्सॉर्बेंट। ठीक है, स्टेट ऑफ द एड्सॉर्बेंट मॉलिक्यूल on the surface may be quite different from that in the bulk. फॉर एग्जाम्पल देखो, जो एड्सॉर्बेंट मॉलिक्यूल है जिसके सरफेस पे एड्सॉर्प्शन हो रहा है, तो उसका स्टेट जो है, मतलब मॉलिक्यूल्स तो वो सेम ही रहेगा, लेकिन स्टेट मतलब वो किस स्टेट में पाया जा रहा है, तो हो सकता है कि सरफेस के जो एटम्स हैं या सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका स्टेट डिफरेंट भी हो सकता है एज कंपेयर टू बल्क ऑफ द सॉलिड या फिर लिक्विड। ठीक है, या फिर गैस। तो बल्क में जो एटम या मॉलिक्यूल होंगे उनका स्टेट और जो सरफेस पे एटम या मॉलिक्यूल होंगे उनका स्टेट, वो दोनों डिफरेंट भी हो सकता है। ठीक है, बहुत सारे केसेस में देखा गया है वो डिफरेंट होते हैं। एड्सॉर्बेंट मॉलिक्यूल के केस में हम लोग बात कर रहे हैं, तो एग्जांपल जैसे मान लो ये ऑक्सीजन का एग्जांपल है एक, ऑक्सीजन जो है ये एग्जिस्ट करता है एज O2 इन द बल्क। तो ऑक्सीजन जब एड्सॉर्बेंट मॉलिक्यूल की तरह बिहेव करता है, तो वहां पे जो बल्क में जो मॉलिक्यूल्स हैं वहां पे वो O2 के फॉर्म में रहता है, whereas at the surface it may exist as आयंस के फॉर्म में वो रह सकता है, O2 माइनस के फॉर्म में भी रह सकता है, O2 प्लस के फॉर्म में भी रह सकता है, O माइनस के फॉर्म में भी रह सकता है, या फिर O के फॉर्म में भी रह सकता है। तो ये ध्यान रखना। तो सरफेस पे जो उसका फेज होगा या स्टेट होगा वो हो सकता है कि बल्क से वो क्या है, वो डिफरेंट है। ठीक है, तो ये भी पॉसिबिलिटी है। तो इसका एक एग्जांपल ये बता दिया गया, ऑक्सीजन के केस में ये डिफरेंट होता है। ठीक है, चल समझ में आ रहा है कि नहीं सबको? हेलो, यस सर। सुन रहे हो, आवाज आ रहा है? यस सर, आ रहा। चलो, तो ये हो गया, हम लोग बेस अभी पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन। तो पहला टाइप जो हम लोग अभी किए हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, ये है ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, कि कंसंट्रेशन ऑफ एड्सॉर्बेट मॉलिक्यूल जो है वो कहाँ पे ज्यादा है। सरफेस पे अगर ज्यादा है तो वो पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन होगा, और अगर बल्क में ज्यादा हो गया तो वो नेगेटिव एड्सॉर्प्शन है। ठीक है, और भी बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं इनको क्लासिफाई करने का, तो अभी हम लोग एक क्राइटेरिया पढ़े हैं, दूसरा हम लोग मूव करते हैं। चलो सबसे पहले इसमें हम लोग थर्मोडायनेमिक्स के बारे में पढ़ लेते हैं, कि थर्मोडायनेमिक्स ऑफ एड्सॉर्प्शन, कि कौन, हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि एड्सॉर्प्शन जो होता है वो सरफेस फेनोमेनन, और सरफेस फेनोमेनन जितने भी होते हैं वो स्पॉन्टेनियस होते हैं। तो स्पॉन्टेनियस अगर है तो दो ड्राइविंग फोर्स हो सकता है, मतलब स्पॉन्टेनियस है तो ऑब्वियसली उसका डेल्टा जी क्या है, लेस देन जीरो है।
तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि आइदर एंथैल्पी ड्राइविंग फोर्स होता है या एंट्रोपी ड्राइविंग फोर्स होता है इसके लिए। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक्स में वही चीज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं पहले, थर्मोडायनेमिक्स ऑफ एडजॉर्प्शन। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक्स में तुम लोग ये पढ़े ही होगे, ये अगर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है एडजॉर्प्शन, ठीक है, ये पहले ही हम लोग देख चुके हैं, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है। ठीक है, तो स्पॉन्टेनियस है इसका मतलब क्या हुआ, डेल्टा जी क्या होगा, नेगेटिव होगा, लेस देन जीरो। ठीक है, अब यहाँ पे ये बताना कि डेल्टा एस, ये जो चेंज इन एंट्रोपी है, तो एड्सॉर्प्शन के केस में डेल्टा एस का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, एंट्रोपी बढ़ रहा है या घट रहा है, बताओ तो। अगर एड्सॉर्प्शन हो रहा है तो एंट्रोपी बढ़ रहा है या घट रहा है, ये बताओ। हेलो, करोगे रेस्पॉन्ड कोई? घट रहा है शायद। क्योंकि एक्चुअली यहाँ पे एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखो, जैसे मान लो कि ये हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, जैसे निकल का सरफेस है, ठीक है, तो मेटल के सरफेस पे जैसे मान लो गैस का एड्सॉर्प्शन हो रहा है, यहाँ निकल है, इधर निकल है, ठीक है, ये ऐसे है। तो इसके सरफेस पे अगर गैस एड्सॉर्ब हो रहा है, ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसके सरफेस पे अगर गैस एड्सॉर्ब हो रहा है, इसका मतलब हाइड्रोजन गैस अगर एड्सॉर्ब हो रहा है, तो यहाँ पे एक्चुअली एक अट्रैक्शन फोर्स बन रहा है ना, हाइड्रोजन गैस जो पहले फ्री था, फ्रीली मूव कर रहा था, अब वो निकल के साथ अट्रैक्शन में आ रहा है, तो ऑब्वियसली उसका रैंडमनेस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है या घट रहा है? रैंडमनेस तो डिक्रीज हो रहा है ना, क्योंकि एक जो फ्रीली पहले मूव कर रहा था वो फ्रीली मूव नहीं कर सकता है, क्योंकि एक्चुअली यहाँ पे एक बॉन्ड बन रहा है, तो बॉन्ड बनने से ऑब्वियसली उसका रैंडमनेस क्या होगा, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स का रैंडमनेस कम होते जा रहा है, और रैंडमनेस कम हो रहा है इसका मतलब एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो एंट्रोपी अगर डिक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे डेल्टा जी को अगर नेगेटिव करना है हमको, ठीक है, तो ये फॉर्मूला है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो अगर डेल्टा जी को नेगेटिव करना है तो यहाँ देखो, एंट्रोपी तो हमको पता है कि ये डिक्रीज हो रहा है, एंट्रोपी घट रहा है, तो एंट्रोपी अगर घट रहा है तो ये नेगेटिव एंट्रोपी हो जाएगा, तो ये ऑलरेडी आगे माइनस साइन है, तो ये पूरा मिलके ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि एंट्रोपी घट रहा है, ये नेगेटिव हो रहा है एंट्रोपी। ठीक है, क्योंकि पहले जितना एंट्रोपी था फाइनल का एंट्रोपी उतना कम हो गया, तो चेंज इन एंट्रोपी निकालोगे तो एंट्रोपी तो नेगेटिव आएगा, डेल्टा एस का वैल्यू, क्योंकि फाइनल एंट्रोपी इनिशियल से कम हो गया, तो डेल्टा का वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव और आगे माइनस साइन है, तो माइनस इंटू माइनस ये वाला टर्म पूरा पॉजिटिव हो गया। तो डेल्टा जी अगर लेस देन जीरो होना है तो किस पे डिपेंड करेगा, किसके साइन पे डिपेंड करेगा, डेल्टा एच के साइन पे डिपेंड करेगा। तो डेल्टा एच यहाँ पे क्या होना चाहिए बताओ तो, अगर ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस बनाना है तो डेल्टा एच क्या होना चाहिए, पॉजिटिव वैल्यू होना चाहिए या नेगेटिव होना चाहिए, बताओ। नेगेटिव। नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है, तो वही चीज बता रहे हैं। तो अगर ये प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस करना है तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होने के लिए ये क्या होना चाहिए, किस पे डिपेंड करेगा, डेल्टा एच के साइन पे डिपेंड करेगा, इसका मतलब डेल्टा एच शुड बी नेगेटिव। ठीक है, तो डेल्टा एच का वैल्यू नेगेटिव होगा तभी ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे डिसाइडिंग फैक्टर कौन प्ले कर रहा है, या डिसाइडिंग फैक्टर का रोल कौन डिसाइड कर रहा है कि एंट्रोपी, सॉरी, कौन डिसाइड कर रहा है कि ये प्रोसेस जो है स्पॉन्टेनियस होगा या नहीं होगा, तो ऑब्वियसली कौन डिसाइड कर रहा है, एंथैल्पी डिसाइड कर रहा है, क्योंकि एंथैल्पी अगर पॉजिटिव हो जाएगा तो ये प्रोसेस क्या हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं द डिसाइडिंग फैक्टर विच मेक्स एड्सॉर्प्शंस या एड्सॉर्प्शन स्पॉन्टेनियस इज एंथैल्पी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो थर्मो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कि यहाँ पे
ये प्रोसेस एड्सॉर्प्शन प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस बनाने में डिसाइडिंग फैक्टर या डिसाइडिंग कौन सा टर्म होता है, थर्मोडायनेमिक पैरामीटर कौन सा डिसाइड करता है, तो यहाँ पे एंथैल्पी डिसाइड करेगा कि वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक टर्म एक और यहाँ पे आता है, एक टर्म एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन। ठीक है, एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन, तो इसको कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन। तो देखो यहाँ पे इसको डिफाइन किया जाता है, इट इज द amount of energy released when 1 mole of a adsorbate get adsorbed on a particular adsorbent at equilibrium। ठीक है, ये डेफिनेशन है, प्रॉपर डेफिनेशन है एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन is called एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो एक्चुअली क्या हो रहा है यहाँ पे एड्सॉर्प्शन में हम लोग देख रहे हैं एक फोर्स बन रहा है, नया अट्रैक्शन फोर्स डेवलप हो रहा है। ठीक है, एक बॉन्ड बन रहा है। तो जब भी बॉन्ड बन रहा होगा, नया बॉन्ड जब भी फॉर्मेशन होता है, तो हमेशा अमाउंट वो प्रोसेस जो होता है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। ठीक है, बॉन्ड बनने का प्रोसेस जो होता है एक्सोथर्मिक होता है और बॉन्ड टूटने का प्रोसेस वो एंडोथर्मिक होता है। वो पढ़े भी होगे पहले। तो यहाँ पे एक्चुअली नया बॉन्ड बन रहा है, इसलिए यहाँ पे अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या है, रिलीज है। ठीक है, तो जब भी एक नया बॉन्ड बनेगा, 1 मोल ऑफ एड्सॉर्बेंट अगर एड्सॉर्ब होगा किसी पर्टिकुलर एड्सॉर्बेंट के सरफेस पे, तो वहां पे जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगा उस समय, इक्विलिब्रियम पे हम लोग बात कर रहे हैं, तो उसी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज को हम लोग बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो ये हो गया एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन का डेफिनेशन। यहाँ तो कोई डाउट है किसी को, बताओ। हेलो, नहीं है सर। नहीं है तो फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्लासिफिकेशन पे। ठीक है, पहला क्लासिफिकेशन हम लोग किए थे पॉजिटिव और नेगेटिव एड्सॉर्प्शन। दूसरा क्लासिफिकेशन हम लोग कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो सेकंड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ फोर्सेस। ठीक है, तो सेकंड क्लासिफिकेशन यहाँ पे लिख रहा है टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन। ठीक है, तो ये सेकंड क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ, यहाँ पे लिख दे रहा है ऑन द बेसिस ऑफ nature of forces, nature of force of attraction between adsorbate and adsorbent। तो एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच में मतलब नेचर ऑफ फोर्स या अट्रैक्शन फोर्स कैसा है, उसके बेसिस पे दो टाइप के एड्सॉर्प्शन होते हैं। ठीक है, पहला होता है फिजिकल एड्सॉर्प्शन। ठीक है, या फिर इसको वंडर वाल एड्सॉर्प्शन भी बोला जाता है। ठीक है, फिजिकल एड्सॉर्प्शन या फिर वंडर वाल एड्सॉर्प्शन, सॉरी वंडर वाल एड्सॉर्प्शन। ठीक है, या फिर इसका दूसरा नेम है फिजिसॉर्प्शन भी बोला जाता है, फिजिसॉर्प्शन। तो ये फर्स्ट कैटेगरी हो गया। सेकंड टाइप होता है केमिकल एड्सॉर्प्शन। ठीक है, केमिकल एड्सॉर्प्शन या फिर इसको एक्टिवेटेड एड्सॉर्प्शन भी बोला जाता है, एक्टिवेटेड एड्सॉर्प्शन या फिर केमिसॉर्प्शन भी बोला जाता है, केमिसॉर्प्शन।
ऑप्शन। तो दो टाइप के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कि कैसा नेचर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एडसॉर्बेट एंड एडसॉर्बेंट। तो दो टाइप हो गए, एक होता है फिजिक्स ऑप्शन और दूसरा होता है केमिस्ट ऑप्शन। तो ये डिटेल में करना है हम लोगों को, इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा वो हम लोग देखेंगे। तो इसमें भी टेबल के थ्रू हम इन दोनों का डिफरेंस बता रहे हैं, ठीक है। टेबलर फॉर्म में ये ड्रॉ कर देते हैं, फिजिक्स ऑप्शन और केमिस्ट ऑप्शन में डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पे ये ड्रॉ कर देते हैं, ऐसे टेबल बना लो यहाँ पे ऐसा। एक साइड यहाँ पे लिख रहे हैं फिजिक्स ऑप्शन और दूसरा है इधर केमिस्ट ऑप्शन। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस ही लिखते जाओ, फिजिक्स ऑप्शन और केमिस्ट ऑप्शन में। तो यहाँ पे क्या होता है, देयर इज, फिजिक्स ऑप्शन हम लोग उसको बोलेंगे देयर इज वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एडसॉर्बेट एंड एडसॉर्बेंट, इसलिए इसको वांडरवाल एडसॉर्प्शन भी बोला जाता है, क्योंकि वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन एडसॉर्बेट एंड एडसॉर्बेंट। ठीक है, तो ये फिजिक्स ऑप्शन हो गया। केमिस्ट ऑप्शन में क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ठीक है, यहाँ पे पूरा नहीं लिख रहा है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके किसके बीच में यहाँ बात हो रहा है, एडसॉर्बेट और एडसॉर्बेंट के बीच में। ठीक है, यहाँ पे एक्चुअली स्ट्रॉन्ग फोर्स इसलिए है क्योंकि यहाँ पे एक केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, केमिकल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, इसलिए ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग हो गया। लेकिन यहाँ पे जस्ट एक वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसलिए वांडरवाल एडसॉर्प्शन भी बोला जाता है इसको। तो पहला तो डिफरेंस ये हो गया इन दोनों में। दूसरा डिफरेंस है, ठीक है, सेकंड पॉइंट है, एंथैल्पी ऑफ एडसॉर्प्शन इसका लो है। एंथैल्पी ऑफ एडसॉर्प्शन इज लो। इसका रेंज जो होता है ना, यह है 20 to 40 किलो जूल पर मोल। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग फोर्स बन रहा है, तो यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ एडसॉर्प्शन ज्यादा होगा, तो हाई होगा इसमें एंथैल्पी ऑफ, हाई एंथैल्पी ऑफ एडसॉर्प्शन। ठीक है, यहाँ पे रेंज जो होगा इसका, ये ज्यादा रेंज होगा, ये है 80 to 240 किलो जूल पर मोल होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। सेकंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस ये हो गया। तीसरा पॉइंट होता है, ये जो फिजिकल एड्सॉर्प्शन होगा ये रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। ठीक है, मतलब अगर रिवर्सिबल है, मतलब गैस अगर एड्सॉर्ब हो रहा है तो वो उससे बाहर निकल भी सकता है, रिवर्सिबल है। लेकिन यहाँ पे केमिस्ट ऑप्शन में एक्चुअली केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तो केमिकल रिएक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं कि ये केमिकल रिएक्शन, एक केमिकल बॉन्ड बनने की वजह से ये प्रोसेस क्या होता है, रिवर्सिबल नहीं होता है। ठीक है, तो इट इज नॉट रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है केमिस्ट ऑप्शन, इज नॉट रिवर्सिबल। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस हो गया। फोर्थ है, फिजिक्स ऑप्शन जो होता है इट अकर्स एट लोअर टेम्परेचर। ठीक है, फिजिक्स ऑप्शन जो होगा लोअर टेम्परेचर पे होगा। हाई टेम्परेचर पे क्या होता है, डीस ऑप्शन होने लगता है। ठीक है, तो एट हाई टेम्परेचर डीस ऑप्शन टेक्स प्लेस। लेकिन यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे एक्चुअली केमिकल रिएक्शन हो रहा है, किसके किसके बीच में, केमिकल बॉन्ड बन रहा है एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच में। और ये काइनेटिक्स में हम लोग पढ़ चुके हैं कि जहां भी अगर एक केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा तो वहाँ पे जरूर सर्टन एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन या फिर एनर्जी बैरियर को क्रॉस करना पड़ता है। जब तक वो एनर्जी बैरियर क्रॉस नहीं होगा तब तक बॉन्ड नहीं बनेगा, नया बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पे सम अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, ये लोअर टेम्परेचर पर नहीं होता है, कुछ हायर टेम्परेचर इसको चाहिए ताकि ये एक्टिवेशन एनर्जी को क्रॉस कर सके, एक्टिवेशन बैरियर को क्रॉस कर सके। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि सम अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू एक्टिवेट द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। ठीक है, टू एक्टिवेट द रिएक्टेंट
मॉलिक्यूल्स, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच में, तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा बहुत एक्टिवेशन एनर्जी, मतलब बैरियर, एक्टिवेशन बैरियर को क्रॉस जब तक नहीं करेगा तब तक वो नया बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो गया, इसमें और भी है, ये फोर्थ पॉइंट हो गया। नेक्स्ट टर्म जो है, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस है, यहाँ पे क्या है कि इसमें मल्टी, ठीक है, मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर्स फॉर्म होते हैं, इट फॉर्म्स, फिजिक्स ऑप्शन में क्या होता है, मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर्स फॉर्म करते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो वीक फोर्स होने की वजह से बहुत सारे लेयर्स बन जाएंगे, ठीक है, इसमें देखोगे बहुत सारे मॉलिक्यूलर लेयर्स बनते हैं क्योंकि वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। बट यहाँ पे केमिस्ट ऑप्शन में क्या है कि एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रहा है, एक्चुअली में एक केमिकल रिएक्शन ही हो रहा है, तो केमिकल रिएक्शन होने की वजह से क्या होता है, यह सिर्फ मोनोलेयर बनाता है, ठीक है, इट फॉर्म्स मोनोलेयर्स, मतलब सिंगल लेयर यहाँ पे बनेगा। लेकिन फिजिक्स ऑप्शन में वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो वहां पे मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर्स भी बन सकते हैं, ठीक है। ये हो गया, इसमें नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज ए नॉन स्पेसिफिक प्रोसेस। फिजिक्स ऑप्शन जो होता है ये नॉन स्पेसिफिक प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ पे कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है, जब तक केमिकल रिएक्शन होगा तब तक स्पेसिफिसिटी नहीं आता है, ठीक है। बट केमिस्ट ऑप्शन में एक केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा, तो इसलिए ये इट इज स्पेसिफिक इन नेचर, ठीक है, स्पेसिफिक इन नेचर, ठीक है। तो है तो बहुत सारे पॉइंट, लेकिन तुम लोग का एटलीस्ट 4-5 पॉइंट ध्यान रखना, ठीक है, ये स्कूल एग्जाम्स में भी ये पूछा जाएगा या बोर्ड में भी ये सारे डिफरेंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो है तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट हैं इसमें, ठीक है। एक बार एनसीईआरटी इसलिए तुम लोग को बोल रहे हैं, ये सारा जितना भी थियोरेटिकल चैप्टर होगा ना, इसका एनसीईआरटी एक बार रीड कर लेना अच्छे से, लाइन बाय लाइन रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उससे तुम्हारा कुछ भी छूटेगा नहीं, एक भी पॉइंट एक बार रीड कर लोगे तो एटलीस्ट आइडिया रहेगा कि क्या है, क्योंकि डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये बार बार बोल रहा है। और इसका एप्लीकेशन वाला पार्ट भी इम्पोर्टेंट है, जैसे एड्सॉर्प्शन का कहाँ कहाँ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल होता है या प्रैक्टिकली कहाँ कहाँ अप्लाई होते हैं, तो देखोगे प्रीवियस ईयर में प्रैक्टिकल एप्लीकेशन से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए बार बार, ठीक है। तो इसलिए तुम लोग को बोल रहे हैं जितने भी थियोरेटिकल चैप्टर्स हैं उसके लिए एनसीईआरटी रीड करना बहुत ही मस्ट है, ठीक है ना। तो अच्छे से एक बार एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन इस चैप्टर का रीड करोगे, जितना पढ़ाएंगे आज उतने टॉपिक को एटलीस्ट रीड करके रखना, ठीक है। अब चलो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे एक्चुअली एक रिलेशन हम लोग एक ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, फिजिकल्स ऑप्शन और केमिकल्स ऑप्शन को ग्राफिकली हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यहाँ पे ये तो यहाँ पे देखो, हम लोग अभी बात किए थे फिजिकल्स ऑप्शन क्या होता है कि वो लो टेम्परेचर पे होता है, और जैसे ही टेम्परेचर हाई करोगे तो वो क्या होने लगता है, डिस ऑप्शन होने लगता है, मतलब टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे तो रिएक्शन, डिस ऑप्शन होने का मतलब क्या हुआ कि वो जो है बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होने लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग ग्राफिकली इसको प्लॉट करना चाहें, प्रेशर अगर कांस्टेंट रखोगे, ठीक है, तो यहाँ पे ये ड्रॉ कर रहे हैं हम, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन का ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन मतलब क्या हुआ, ठीक है, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन को डिनोट किया जाता है एक्स बाय एम से, ठीक है। यहाँ पे एक्स क्या है, एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है मोल्स ऑफ एड्सॉर्बेट, और एम रिप्रेजेंट कर रहा है मास ऑफ एड्सॉर्बेंट, ठीक है। इन दोनों का जब रेशियो लोगे ना, तो इन्हीं के रेशियो को हम लोग बोलते हैं एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन। तो अगर फिजिक्स ऑप्शन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, फिजिक्स ऑप्शन का अगर ग्राफ प्लॉट करें हम लोग, ठीक है, तो ये एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन वर्सेस टेम्परेचर हम लोग प्लॉट कर रहे हैं, ठीक है। वाई एक्सिस पे ले रहे हैं एक्स बाय एम, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन, और एक्स एक्सिस पे ले रहे हैं टेम्परेचर, और ये ग्राफ जो प्लॉट किया जा रहा है एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्लॉट किया जा रहा है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, सॉरी एट कांस्टेंट प्रेशर, क्योंकि टेम्परेचर तो वाई एक्सिस पे ले ही रहे हैं हम लोग, सॉरी एक्स एक्सिस पे, तो यहाँ पे एट कांस्टेंट प्रेशर है।
ये देखा गया है कि फिजिक्स ऑप्शन में तुम लोग को बताए थे, ये जो होता है लोअर टेम्परेचर पर अकर करता है, क्योंकि हाई टेम्परेचर पे डिस ऑप्शन होगा, तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ऑब्वियसली अगर डिस ऑप्शन हो रहा है तो एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या होते जाएगा, वो कम होते जाएगा। तो इसका ग्राफ का नेचर कुछ ऐसा देखा गया है, एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि टेम्परेचर जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ये क्या होता है, ये ऐसे डिक्रीज होता है। ठीक है, तो ये ग्राफ का नेचर है फिजिक्स ऑप्शन के लिए। एड्सॉर्प्शन आइसोबार इसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है, क्योंकि ये कांस्टेंट प्रेशर पे ड्रॉ किया गया है ना, तो कांस्टेंट प्रेशर पे जो भी ग्राफ्स प्लॉट किए जाते हैं उसको आइसोबार बोला जाता है। तो एड्सॉर्प्शन आइसोबार, ये फिजिक्स ऑप्शन के लिए। लेकिन केमिस्ट ऑप्शन के लिए देखा गया है, केमिस्ट ऑप्शन के लिए कुछ ग्राफ का नेचर इस टाइप का आता है। तो केमिस्ट ऑप्शन के लिए ये x/m, ठीक है, और ये p। तो देखो केमिस्ट ऑप्शन में क्या होता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर, क्योंकि हमको केमिस्ट ऑप्शन में भी पढ़े हम लोग कि इसमें थोड़ा अमाउंट एनर्जी चाहिए शुरुआत में, क्योंकि ये एक्टिवेट करने के लिए या एक्टिवेशन बैरियर को क्रॉस करने के लिए थोड़ा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए शुरुआत में। तो जैसे ही यहाँ पे शुरुआत में टेम्परेचर बढ़ाओगे तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, इसका एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा। लेकिन टेम्परेचर अगर वेरी हाई कर दोगे, टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई कर दोगे तो फिर क्या होता है, एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ये कम हो जाता है। ठीक है, तो ये ग्राफ का नेचर कुछ ऐसा देखा गया है। तो केमिस्ट ऑप्शन के केस में इनिशियली टेम्परेचर बढ़ाने पे एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन बढ़ा, लेकिन टेम्परेचर जब बहुत ज्यादा हाई हो गया तो उसके बाद एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ये क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये फिजिक्स ऑप्शन और केमिस्ट ऑप्शन में ये डिफरेंस है। ये भी कांस्टेंट प्रेशर पे ही प्लॉट किया गया है, एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, तो ये एड्सॉर्प्शन आइसोबार तुमको अगर पूछा जाए फिजिक्स ऑप्शन और केमिस्ट ऑप्शन में क्या नेचर होगा एड्सॉर्प्शन आइसोबार का, तो दोनों में नेचर जो होगा ये डिफरेंट होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको, कोई डाउट यहाँ तक? आवाज आ रहा है या नहीं तुम लोगों को? हेलो? हाँ सर। चलो फिर तो आज इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, पूरा थियोरेटिकल चैप्टर ही है, तो यहाँ तक तुम लोग एटलीस्ट एड्सॉर्प्शन आइसोबार तक, मतलब फिजिक्स ऑप्शन और केमिस्ट ऑप्शन वाले टॉपिक तक एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन रीड करके रखना। ठीक है, बार बार बोल रहे हैं, एनसीईआरटी से देखोगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस डायरेक्ट एनसीईआरटी से पूछा गया, तुम्हारे बोर्ड में भी ये हेल्पफुल होगा ही। तो ये चैप्टर एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ तक एटलीस्ट लाइन बाय लाइन देखना, पढ़ के रखना। ठीक है, उसके बाद प्रीवियस ईयर डायरेक्ट अटेम्प्ट करो, तुमको आसानी से दिख जाएगा कि डायरेक्ट पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ तक एटलीस्ट पढ़ के रखना एनसीईआरटी से। कोई डाउट नहीं है ना किसी को यहाँ तक? बताओ, कोई नहीं डाउट सर, है तो पूछो किसी को यहाँ तक। नहीं है सर। चलो फिर ठीक है, तो आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग करते हैं आगे। ठीक है, एंड कर रहे हैं, आगे नेक्स्ट क्लास में करते हैं।